Hello students, today we will start our next part of fundamental unit of life. Last class में हमने सेल के बारे में और सेल ऑर्गन्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट थे उनको पढ़ा था. इस क्लास में आज हम जो और टॉपिक्स हैं सेल के पार्ट के वो हम क्लियर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल्स. तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो था न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोगों ने उसको पहले ही क्लियर कर लिया था. अब जो पार्ट्स पढ़ेंगे वो उनके इंटरनल पार्ट्स हैं जिसको हम क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल. ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल में जैसे लास्ट क्लास में बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर लेयरिंग होती है. तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. और ये हमारा सेंटर ऑफ द सेल जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. क्लियर. अब और जो पार्ट है वो आज हम क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक सेक होता है. जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ क्यों कहते हैं रफ को? तो रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. तो ये जो जिसके ऊपर ये ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो विदाउट राइबोसोम्स हैं इसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है. राइबोसोम्स होने की वजह से, क्योंकि राइबोसोम्स ऐसा मटेरियल होता है जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि इट हेल्प्स इन द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होता है. क्लियर. तो राइबोसोम्स की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है. और वहीं पर जो स्मूथ है, स्मूथ हेल्प करते हैं जो लिपिड्स होती हैं, लिपिड ऑफ फैट सेल्स को बनाने में. और ये लिपिड्स ऑफ फैट सेल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं. इट मैन्युफैक्चर्स लिपिड्स एंड फैट सेल्स. क्लियर. और दूसरा एक और फंक्शन होता है स्मूथ का, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं लिवर को फ्रॉम पॉइजन एंड ड्रग्स. डिटॉक्सी मतलब जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसको क्लीन आउट कर देते हैं. डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन and drugs from liver or in liver. Clear? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है टू मैन्युफैक्चर लिपिड एंड फैट सेल एंड अनदर इज डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर. ये क्या है? क्योंकि जब यहाँ प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ जो लिपिड मैन्युफैक्चर होता है, तो ये दोनों मिला के क्या करते हैं? जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड अप करते हैं. तो ये क्या करते हैं? इनका जो पूरा मिलके जो फंक्शन होता है वो होता है बिल्डिंग
cell membrane by protein and lipid। और इस फंक्शन, इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर? सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल है, ट्यूब लाइक वेसिकल है, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है रफ टाइप दिखाई देता है। और क्यों होते हैं? राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है? राइबोसोम्स वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस या मैन्युफैक्चर करते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट देयर फंक्शन इज टू मैन्युफैक्चर लिपिड्स एंड फैट सेल्स। उनका फंक्शन लिपिड और फैट सेल्स को बनाना है। और दूसरा फंक्शन ये है कि लिवर में जो भी पॉइजन या ड्रग्स है उनको डिटॉक्सिफाई करना। क्लियर? और क्या होता है, क्योंकि जब दोनों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं और दोनों लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं, तो जो प्रोटीन और लिपिड कहाँ यूज करते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में। सेल मेम्ब्रेन बिल्डअप होती है इसी की वजह से, और इस प्रोसेस को, इसी को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन का यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, बिल्डिंग होती है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके ये रफ है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द नेक्स्ट वन इज गोल्जी बॉडीज। एक चीज और, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी यहाँ पर परफॉर्म होती हैं, यानी कि एक ये साइट देता है जहां पर बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस। क्लियर? ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से जो इसका नाम, इस ऑर्गेनल का नाम गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज रखा गया है। ठीक है? तो जो गोल्जी बॉडीज कहाँ है? सेल में गोल्जी बॉडीज ये है। ठीक है? इसको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। गोल्जी बॉडीज का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबल लाइक होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही गोल्जी बॉडीज क्या होता है? मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल होता है और फ्लैटन सैक लाइक उनकी अपीयरेंस होती है। सो हियर गोल्जी बॉडीज। ठीक है? तो ये भी ट्यूब लाइक होते हैं और मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल होते हैं और फ्लैटेन होते हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पैरेलल ही अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल अरेंज, इनका जो अरेंजमेंट होता है पैरेलल होता है और एक दूसरे के ये पैरेलल होते हैं और ये स्टैक्स में होते हैं, यानी कि क्या अरेंज होते हैं? गुच्छे में इकट्ठे होते हैं। तो ये स्टैक्स में एक जगह इकट्ठे रहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? जो पैरेलली अरेंज्ड इन स्टैक्स। तो इन पूरे जो पूरा है ये स्टैक, उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर्न्स। क्लियर? तो ये क्या कहलाते हैं? गोल्गी बॉडी का जो पैरेलली अरेंज्ड स्टैक होता है उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? गोल्गी का फंक्शन होता है टू स्टोरेज, यानी कि जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गोल्गी बॉडी में जाके स्टोर होता है और गोल्गी ही बॉडी उसको अदर सेल के अदर ऑर्गेनल्स या अदर पार्ट्स में जाके ट्रांसफर करती है। सो इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज है, ट्रांसपोर्ट
मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करती है। ये मॉडिफाई क्या करती है, ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करती है, मॉडिफिकेशन है इसका वर्क। और क्या है, पैकेजिंग। क्लियर, स्टोर करेगी, स्टोर जो भी मटेरियल आएगा उसको स्टोर करेगी, ट्रांसपोर्ट करती है, क्यों, कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगी। मॉडिफिकेशन क्या करती है, मॉडिफिकेशन में सिंपल शुगर को किसमें चेंज करती है, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स शुगर में चेंज करती है, ठीक है। तो ये एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन, स्टोरेज of the material, transport from the endoplasmic reticulum, modification from simple sugar to complex sugar and packing also। तो ये यानी कि गोल्गी बॉडी पैरेलल अरेंज्ड होती है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल होती है और फ्लैटन स्टैक होता है। और इसके स्टैक को, क्योंकि स्टैक में फॉर्म होती है, तो इसके स्टैक्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम सिस्टर्न कहते हैं। इनका फंक्शन है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफिकेशन, पैकिंग, एंड वन मोर फंक्शन इज देयर, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कि ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अगर आप क्लियरली सुनेंगे और डायग्राम को देखकर अगर आप इसका ये याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और यहीं पर याद हो जाएगा, जब मैं पढ़ा रही हूँ तभी याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ। तो इनका ये फंक्शन हो गया, ये इनकी क्या हो गई, इनका ये डायग्रामेटिकल जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके का है, फंक्शन ये दिया हुआ है। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट इज, क्योंकि लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ है तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स। अब देखते हैं लाइसोसोम्स कहां है। लाइसोसोम्स, ये जो पार्ट है, ये है, ये लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स खुद में बहुत अहमियत रखता है, बहुत अच्छा इसका पार्ट है लाइसोसोम का। लाइसोसोम्स का दूसरा नाम होता है सोसाइड बैग्स। इंटरेस्टिंग है ना, सोसाइड बैग। तो सबसे पहले सोसाइड बैग क्यों कहते हैं ये हम बाद में, पहले इसके बारे में और जान लेते हैं। ये क्या है, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक है, क्योंकि सैक लाइक ही लग रहे हैं ना, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक है। और इनमें क्या है, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम फिल्ड रहते हैं। लाइसोसोम में क्या फिल्ड रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम देता है किसको, लाइसोसोम को। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक लाइक होते हैं। एंड क्या होता है इनमें, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये एंजाइम कहां से आता है, तो ये जो एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एंजाइम ये देता है वो कौन देता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स का, लाइसोसोम का फंक्शन होता है क्लीन सेल। कैसे क्लीन करेगा, कैसे होता है क्लीन, जैसे हमारा स्टोमक है, स्टोमक में क्लीन कैसे होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो सेम प्रोसेस लाइसोसोम का है। लाइसोसोम क्या करता है, जो सेल का जो अंदर प्रोडक्ट होता है वो उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि लाइसोसोम का काम है फॉरेन मटेरियल भी अगर कोई बाहर का आ रहा है तो उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम का फंक्शन है क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। क्लियर,
तो ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। और क्या करता है, और क्या करता है, ये जितने भी अगर ऑर्गेनल्स वहां पर खराब हो जाते हैं, यानी कि वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। ऑल्सो डाइजेस्ट बाई, ऑल्सो बी डाइजेस्टेड। ठीक है, तो वॉर्न आउट जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। यहां तक कि अगर ये सेल खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये पूरे सेल को भी खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, यानी वो सेल को ही खत्म कर देता है। जब सेल खत्म, वो खुद भी खत्म। तो इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि वो खुद को ही खत्म कर लेता है डाइजेस्ट करके। तो जब सेल डैमेज हो जाता है, सेल गेट डैमेज, डैमेज हो जाता है, तो ये बस्ट हो जाता है। ठीक है, बस्ट होने की वजह से ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर, इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं। समझ में आ गया ना क्यों लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स कहते हैं। तो लाइसोसोम का सबसे पहले क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स होते हैं, और वो किससे भरे रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे रहते हैं। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन देता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्लीन को सेल को क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग। अगर कोई बाहर का कोई मटेरियल भी आ रहा है जो अनयूज्ड है, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। और अगर सेल ऑर्गेनल्स कोई खराब हो गए हैं, उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। यहां तक कि अगर सेल भी खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो पूरा अपने आप को बस्ट करके पूरा सेल डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। सो क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया लाइसोसोम तक। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये पार्ट दिख रहा है, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है, इसका भी एक सेकेंड नेम दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम है पावर हाउस ऑफ द सेल। वी कॉल इट एज पावर हाउस। ठीक है, ये सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस जानते हो ना, जो एनर्जी, अगर हम अभी अपने सोसाइटी के लिए, तो अपने सोसाइटी में भी एक पावर हाउस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एनर्जी सप्लाई करता है, किसको, सेल को। क्लियर, तो इसीलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या, कैसी उसकी अपीयरेंस है, कैसे वो दिखता है, कैसा किससे बना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। एक तो ये है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के अलग से दिखाती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का होता है, और इसका स्ट्रक्चर में कुछ और पार्ट्स भी होते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल लेयर्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग उसकी होती है। एक तो ये कवरिंग हो गई, ये तो ये मेम्ब्रेन इसकी कैसी होती है, डबल। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसकी जो आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, यानी कि हल्के हल्के उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और जबकि जो ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, जबकि आउटर जो है पोरस। ये जो, क्योंकि इसका जब ये फोल्ड होगी, पोरस होगी, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई चीज फोल्ड होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो इसका मेन फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। तो पहले तो ये इसकी अपीयरेंस देख लें कैसे है, कैसा दिखता है। तो इसकी डबल लेयर्ड है। इनर जो उसकी लेयर, इनर मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन की लेयर पोरस होती है। ठीक है, ये फोल्डेड, डीपली फोल्डेड, क्लियर। तो डीपली फोल्डेड होती है। अब इसका, और इसमें छोटी छोटी चीजें और है वो मैं और बता दूं। ये जो है इसमें, ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसका खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स एज वेल एज डीएनए। अगर राइबोसोम्स उनका खुद का, तो दे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस बाय देमसेल्व्स, तो अपने आप प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का वर्क ही होता है टू मैन्युफैक्चर द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, डीएनए यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल भी इनमें प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि पावर हाउस क्यों कहा गया है, तो क्योंकि सरफेस एरिया इनका ज्यादा हो जाता है, तो सरफेस एरिया की वजह से जो है एटीपी जनरेटिंग जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उनको और ज्यादा स्पेस मिल जाती है। एटीपी क्या है, एटीपी यही जो है इसकी पावर हाउस की मेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का मेन चीज क्या है, एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म है इसकी एटीपी की। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और सेल। इसको एनर्जी करेंसी, यानी कि यही होता है जिससे एनर्जी रिलीज होते, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर। तो एटीपी क्या है, एटीपी क्योंकि यही जो है पावर जनरेट करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि जो एटीपी जनरेटिंग का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और इसको हम एडोसिन, इसका फुल फॉर्म है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम क्योंकि एनर्जी देता है इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लियर। और ये बताई दिया कि द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव द डबल कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन की डबल कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, और उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। उनका क्योंकि फोल्डेड की वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो एटीपी जनरेट करे वो बढ़ जाता है। और एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल की, जो हमें एनर्जी या सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर। सो यहां तक माइटोकॉन्ड्रिया तक समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो ये जो आपको स्पेस दिख रही है ना, इसी को हम वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल
सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जैसे दिख ही रहा है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो लेकिन वैक्यूल जो है एनिमल सेल में अलग तरीके के होते हैं और प्लांट सेल में थोड़ा अलग उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो मैं पहले एनिमल सेल के बारे में बता रही हूँ। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है। इनका साइज छोटा होता है। इनका फंक्शन होता है कि अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट करना, उसको बाहर निकालना, एक्सपेल द वेस्ट मटेरियल। क्लियर? तो ये सैक लाइक होते हैं वैक्यूल्स और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा एनिमल सेल के बारे में हो गया था। कुछ जो और हैं, कुछ और सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग इस डायग्राम को जरा सही करके प्लांट सेल का डायग्राम बना लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। वैसे सब कुछ सेम है, बस वैक्यूल्स और एक चीज और है जो होती है प्लास्टिड्स। पहले तो वैक्यूल को सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें क्या है, ये प्लांट सेल हो गया हमारा। प्लांट सेल की थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है एनिमल सेल से। तो इसमें क्या है, जैसे वैक्यूल के बारे में अभी हमने बताया था, जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं। जबकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं। यहाँ तक कि 50 से 90% जो सेल का वॉल्यूम है वही ऑक्यूपाई करते हैं। आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर जो ये जो है, जब एनिमल सेल देखा था तो वैक्यूल बहुत छोटा सा था, जबकि प्लांट सेल में इतना 90% या 50 से 90% तक जो वैक्यूल ही पूरा स्पेस घेर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज, लार्ज होते हैं साइज में, और 50 से 90 मतलब इतने सेंट्रल पार्ट जो होता है वैक्यूल ही आप मान लो वो होता है। तो 50 से 90% सेंट्रल वैक्यूल होता है, 90% जो है वो ऑक्यूपाई करता है इसका सेल का वॉल्यूम, ठीक है। तो और सबसे ये जो, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है तो इसमें फील्ड क्या होता है, सेल सैप एक लिक्विड होता है, वो क्या कहते हैं उसको हम, सेल सैप लिक्विड, जो इसमें प्रेजेंट रहता है। और वर्क क्या होता है, ये सेल सैप जो है वो जो है सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। टर्जिडिटी और रिजिडिटी, यानी कि सेल को एकदम सख्त रखेगा, और टर्जिड का मतलब होता है फूला हुआ, स्वेलअप रखता है, ठीक है, उसे श्रिंक नहीं होने देता। तो ये जो है प्लांट सेल का जो सेल सेप है, वैक्यूल का में जो सेल सेप प्रेजेंट रहता है, वो सेल की टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी को मेंटेन करके रखता है। क्लियर? तो सेल सेप का फंक्शन ये हो गया, वैक्यूल का ही फंक्शन हो गया कि सेल सेप तो वैक्यूल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो है सेल की वो मेंटेन करके रखता है, और जो वैक्यूल है वो स्टोरेज का काम भी करता है। तो क्या क्या स्टोर करके रख सकता है वो, एमिनो एसिड स्टोर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल, शुगर, ठीक है। तो इन सब चीजों को वो स्टोर करके रखता है। तो वैक्यूल जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं। और क्या होता है इसमें वैक्यूल्स में, जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जो एनिमल्स है, यूनिसेलुलर कौन से हैं, जैसे अमीबा, अमीबा आपने पढ़ा था ना, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, यूनिसेलुलर अमीबा जैसे है। तो ये वैक्यूल
ऐसे ऑर्गेनिज्म के कैसे काम होता है आता है कि जो वैक्यूल्स हैं यही फूड स्टोर करने के हेल्प करता है, यानी जो फूड आइटम्स है वो वैक्यूल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वैक्यूल में ही स्टोर होता है, और यहाँ तक कि यही फूड स्टोर भी होता है और यहीं से उनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी जाता है, यानी कि बोथ वर्क करता है। फूड आइटम्स स्टोर भी करता है और वेस्ट मटेरियल को वो एक्सपेल आउट भी करता है। क्लियर? सो वैक्यूल्स help in maintain the turgidity and the rigidity of the plant cell and store amino acid, organic material, sugar, और इसमें क्या होता है सेल से प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर में अमीबा है जैसे, तो ये वैक्यूल कैसे काम आता है, ये फूड स्टोरेज की तरह से काम करता है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो आउट एक्सपेल आउट करने के भी काम में आता है। क्लियर? तो ये तो वैक्यूल के बारे में हो गया। प्लांट सेल में एक ऐसा सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, वो सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कहते हैं प्लास्टिड्स जो है वो एंड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स कौन से होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड्स कहा जाता है इनको, कलर्ड यानी इनके कलर्ड होते हैं, तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस, और यू कैन से वाइट, बोथ वाइट और कलरलेस। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और ये कलर्ड प्लास्टिड्स जो है वो कहाँ होते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल, और ये किसके लिए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट किसके लिए उसमें आता है, फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्या फिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल है, ये प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ही वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है, तो वो वही पिगमेंट को हम जो जहां ये पिगमेंट प्रेजेंट रहता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी को हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट के ये प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो पाता है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? तो कलर्ड प्लास्टिड कौन से सॉरी, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसमें और भी कलर होते हैं जैसे येलो और ऑरेंज, जैसे अगर कोई फ्रूट का कलर ऑरेंज और येलो जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से होता है, तो दे हैव येलो और ऑरेंज कलर एज वेल, यानी येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? येलो ऑरेंज पिगमेंट। क्लियर? तो क्रोमोप्लास्ट में कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। कलर्ड प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है। इसमें और 2 पिगमेंट्स होते हैं, येलो और ऑरेंज। यहाँ और ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा होता है, ये व्हाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनका वर्क होता है ऑयल को, स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, to store स्टार्च और ऑयल। क्लियर? तो इनका काम होता है ऑयल को और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करना, प्रोटीन
ग्रैन्यूल्स को स्टोर करना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का कलर कुछ भी नहीं, व्हाइट होता है या कलरलेस होता है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर स्टार्च और ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। क्लियर? तो ये फोटोसिंथेसिस में कोई वर्क इसका परफॉर्म नहीं करता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट ही है जिसमें पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और प्लास्टिड और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिखाई देते हैं, जैसे ये है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही नजर आते हैं। अगर हम प्लांट सेल का डायग्राम बनाएं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे लगते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही प्लास्टिड्स में भी दे हैव ओन राइबोसोम्स एंड ओन डीएनए। तो प्लास्टिड्स में भी क्या होता है, इनका खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो प्लास्टिड्स में भी राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही कुछ कुछ दिखाई देता है। और क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन्स, काफी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एक मटेरियल में एम्बेडेड रहती हैं। जैसे ये मेम्ब्रेन्स है, काफी इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मटेरियल में एम्बेडेड रहती है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट की जो न्यूमरस मेम्ब्रेन्स है, न्यूमरस मेम्ब्रेन layers embedded in material called as, known as, or you can say known as stroma. क्लियर? तो ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लियर हो गया प्लास्टिड्स यहाँ तक। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स प्लांट सेल के ऑर्गेनल हैं जो दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स को कहा जाता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस ही क्लोरोफिल की वजह से होता है, और उसमें और पिगमेंट, येलो ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट की जो फिगर है या डायग्राम कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में न्यूमरस लेयर होती है, मेम्ब्रेन लेयर, जो एक मटेरियल में एम्बेडेड रहती हैं, उस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड्स में भी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह राइबोसोम्स और डीएनए उसका खुद का प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के बाद आपका आता है कि सेल डिवीजन, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनल्स आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, चाहे वो एनिमल सेल के हों या प्लांट सेल के। क्लियर? एक बार जरा एनिमल सेल और प्लांट सेल में पहले डिफरेंस देख लें, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिससे आपको एक बार याद हो जाए और हमेशा के लिए दिमाग में रहे। सेल डिवीजन इसके बाद में पढ़ते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वैसे जो पढ़ा है हम लोगों ने उससे हमें क्लियर हो गया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक चीज और, मैं प्लांट सेल में देखो, यहाँ पर जो मैंने बताई थी, मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया, सबसे मेन अभी बता रही हूं तुम्हें। फर्स्ट सबसे मेन यही डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है? तो प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल इसकी आउटर लेयर होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर लेयर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? और क्या है डिफरेंस? और तो यही जो अभी हमने पढ़ा कि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, वो कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज, इज
लार्ज इन साइज, जबकि प्लांट्स एनिमल सेल के वैक्यूल्स इज स्मॉल इन साइज। क्लियर? थर्ड है, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Are present, and here plastids are absent. Clear? And the fourth one क्या होता है कि जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है। तो ये जो है हमारा लास्ट जो इसका डिफरेंस है वो है, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी region and nucleus is in the center. ठीक है? एक और अगर हम चाहे तो एक और कह सकते हैं ना कि न्यूक्लियस, ये वैसे तो नहीं कि न्यूक्लियस लाइसोसोम्स को यहाँ पर फॉर्म करता है, और तो कुछ नहीं, रेयर या प्लांट सेल में रेयर लाइसोसोम्स, बहुत कम लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट एनिमल सेल में काफी सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लिख सकते हैं कि रेयर लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड मैनी लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज होता है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज होता है। यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी रीजन में होता है, यानी कि किनारे की साइड होता है, और जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। और यहाँ पर रेयर लाइसोसोम्स होते हैं, यानी बहुत ही कम, रेयरली ही लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में काफी लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल cells. And next topic is cell division. So cell division, there are two types of cell division. देखो, सेल डिवाइड होता है तभी कोई बॉडी ग्रो करती है या बॉडी बढ़ती है। अगर डिवीजन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो बॉडी की ग्रोथ या आगे रिप्रोडक्शन ये सब नहीं होता। तो मेन जो चीज है वो आपकी क्या है, तो सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है? तो माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस मेनली जो है हमारी बॉडी का एक तरीके से इंट्रासेलुलर डिवीजन होता है, जो बॉडी में ही डिवीजन होके हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, इस सेल डिवीजन में एक मदर सेल से, मदर सेल divided into two identical daughter cell, identical daughter cell। इसमें मेन और चीज क्या है कि जो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे, जो क्रोमोसोम का नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मदर में प्रेजेंट होंगे उतने ही डॉटर में प्रेजेंट होंगे। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन डॉटर सेल। क्लियर? तो
मदर सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और जो क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल में होता है वही नंबर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। और इसका वर्क, इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? इसका फंक्शन है कि ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, ग्रोथ, ठीक है, और एंड रिपेयर द टिश्यू, और हमारे टिश्यूज को रिपेयर भी करता है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन प्रोवाइड्स द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर द टिश्यूज, ठीक है। जहां पर मियोसिस जो है, मियोसिस जो है वो एक रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें जब सेल डिवाइड्स होते हैं, जब सेल डिवाइड होगा तो जो सेल्स फॉर्म होंगे उसको हम गैमेट बोलते हैं। यानी कि अगर एक सेल डिवाइड हुआ है तो जब वो सेल डिवाइड होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स बोलेंगे, गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मियोसिस, माइटोसिस में जब मदर सेल डिवाइड हुआ था तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म हुई थी, यहां पर न्यू 4 सेल्स फॉर्म होंगे, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ये गैमेट्स हैं, जो मदर सेल इनका होता है, उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां प्रेजेंट होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है, किसमें? गैमेट्स में, ठीक है। ये क्योंकि ये है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब ऑफ स्प्रिंग होता है तब उसमें जो हाफ नंबर के क्रोमोसोम है जब फ्यूज करते हैं तो वो एक पूरा फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि फुल सेल में जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने चाहिए तो वो सारे क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ का जो डिवीजन है वो तो एक बार, यहाँ पर 2 बार कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि 2 बार लगातार डिवीजन होता है। पहले मदर सेल डिवाइड हुई 2 में और फिर वो जो और जो बन के आते हैं वो फिर 4 में बन जाते हैं, यानी कि इस तरह से डिवीजन होता है। यहां से 2 बने, फिर 2 से यहाँ 4 न्यू सेल फॉर्म हो गए, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मदर सेल से 2 बनते हैं, यहाँ पर एक मदर सेल से 4 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या है, और मदर सेल के आधे क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा चैप्टर जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ये बता दिया कि जो सेल है, सेल जैसे हमारी बॉडी में हर कोई कुछ ना कुछ वर्क करता है ना। जैसे ब्रेन अपना वर्क कर रहा है, हैंड अपना वर्क करता है, लेग्स अपना वर्क करता है, मतलब हर किसी पार्ट का एक अपना खुद का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह जो सेल खुद में एक, अगर हम बॉडी मानते हैं सेल को, तो सेल के जो पार्ट्स हैं वो अपना अपना फंक्शन, इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं और उनका खुद का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल को रिपेयर करने में, सेल को केमिकल फंक्शन के लिए, सेल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, या बॉडी को कुछ जो भी प्रोवाइड करना होता है न्यूट्रिशन वो देता है। तो इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि वही एक बेसिक हमारी बॉडी का है जो हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट होती है किसी टॉपिक में तो कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू।